हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। यूपी 21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बच्चों देखो यूपी के एग्जाम को लेकर के एक प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी में आज हम जो आप पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर। देखो ये प्रश्न जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें ये प्रश्न आए हुए हैं। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को यूपीपी के री एग्जाम के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है और इनको तैयार करना है, जिससे कि जो हमारा री एग्जाम होगा यूपीपी का, अगर उसमें इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो हम उसको छोड़ ना सके। ठीक है, हमारा हर प्रश्न क्या हो, सही अटेम्प्ट हो। इसके लिए जो है आप जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में, यूपी 21 क्लासेस के साथ में। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं सभी विकल्पों को। विकल्प एक है उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान। ऑप्शन बी, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। इसके साथ साथ बात करें तो निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान। और उसके अलावा बात करी जाए मुख्य तौर पर तो देश की सरकार के लिए एक उद्यम एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। यानी इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो देखो सही विकल्प की बात यहाँ पर करें बेटा तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो सही विकल्प अपना आएगा वह आएगा बी। कौन सा आएगा? बी। यानी बात करिए यार निम्न में से कि सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन क्या करता है। आर्थिक सहायता का मतलब होता है कहीं ना कहीं, सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि सरकार किसी के लिए क्या करती है, सरकार जो करती है वो उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण करती है। जैसे मान के चलो सरकार किसी चीज पर सब्सिडी दे रही है और प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट सरकार से ना मिल करके किसी कंपनी के माध्यम से मिल रहा है, तब क्या किया जाता है, कंपनी की जो कीमत होती है, मान के चलो कि कोई भी वस्तु है और उसकी कीमत 200 रुपया है। कितनी है? 200 रुपए। और हमें वही चीज मिल रही है 180 रुपए में। इसका मतलब कितने कम पर मिल रही है? तो लगभग 10% कम पर मिल रही है। अब इस 10% का भुगतान किसके रूप में हो रहा है? मान के चलो ये 10% की सब्सिडी पर हमें प्राप्त हो रही है, तो इस 10% का भुगतान किसके द्वारा करा जाएगा? यानी 20 रुपए का भुगतान और कौन करेगा? तो सरकार करेगी। यही चीज कहलाती है क्या? सब्सिडी या आर्थिक सहायता। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें मुख्य तौर पर तो देश की अगर बात करें तो देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का जो हस्तांतरण होता है वही क्या कहलाता है? सब्सिडी या आर्थिक सहायता कहलाता है। ठीक है, प्रश्न 1 जो है वो क्या हो गया? पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सभी के सामने है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां या अनुसूचियों की कुल कितनी संख्या है या कुल कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में वर्तमान समय में मौजूद हैं? देखो अगर इस अनुसूचियों की बात करी जाए तो हमारे भारतीय संविधान की बात करी जाए तो उसमें अनुसूचियां हैं 12। कितनी है? 12। और इसी कारण से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया या कह सकते हैं जोड़ा गया? ठीक है, क्या कह सकते हैं? जोड़ा गया। चलो बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 246 बी, अनुच्छेद 122 सी, अनुच्छेद 101। अच्छा देखो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अनुच्छेद जोड़ा गया 246 ए। कौन सा जोड़ा गया? तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 246 ए को क्या किया गया? जोड़ा गया। किसमें संशोधन करने के लिए या किसके संबंधित होने के लिए? तो जीएसटी के लिए। किसके लिए? जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं इसके लिए, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, ये किसके लिए कहा जाता है? तो जीएसटी के लिए वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर स्टारलिन, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया, सिंगापुर येन। देखो अगर सिंगापुर की मुद्रा की बात करी जाए तो सिंगापुर में चलता है डॉलर, लेकिन कौन सा डॉलर चलता है? तो सिंगापुर डॉलर चलता है। कौन सा चलता है? सिंगापुर डॉलर।
यानी सिंगापुर का अपना डॉलर है, मतलब कैसे करेंसी है उसको क्या कहा जाता है, डॉलर कहा जाता है, लेकिन सिंगापुर का अपना अलग है तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सिंगापुर डॉलर। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है तो रुपया सिर्फ हमारे यहाँ नहीं चलता, बाकी कई सारे देशों में चलता है, लेकिन हमारे रुपये को सिर्फ भारतीय रुपया कहा जाता है, भारतीय रुपया। ठीक है, तो हमारे यहाँ भारतीय रुपया चलता है। तो इसी तरीके से बात करिए तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सिंगापुर डॉलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ध्यान रखेंगे कभी भी प्रश्न आ जाए, ध्यान रखेंगे पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 82 डिग्री 30 ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। देखो बात करिए इसकी तो ये गुजरती है इलाहाबाद में होकर, कहाँ पर होकर के, इलाहाबाद के निकट नैनी नामक जगह पर होकर गुजरती है। ठीक है, और इसी बात को ये प्रश्न क्या कर रहा है, पूछ रहा है। प्रदेश की बात कर लिया है, कौन से प्रदेश से होकर गुजरती है, ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन से प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से होकर के क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। देखो भारत में अब तक नोटबंदी की बात करी जाए तो 2 बार हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है, 2 बार हो चुकी है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी ये पूछना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा राजस्व किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। तो बेटा ध्यान रखेंगे ये जो प्राप्त हुआ है सबसे ज्यादा राज्य उत्पादन शुल्क के रूप में, किसके रूप में प्राप्त हुआ है, राज्य उत्पादन शुल्क के रूप में उत्तर प्रदेश को इस समय यानी कि वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा क्या मिला है, सबसे ज्यादा हमें जो मिला है वो वस्तु सेवा कर यानी कि जीएसटी जो मिला है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिला है, तो राजस्व उत्पादन शुल्क के रूप में जीएसटी सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में जैन मान्यताओं के अनुसार एक तीर्थकर के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे। देखो पहले की बात करिए तो पहले जो तीर्थंकर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, ऋषभनाथ या ऋषभदेव माने जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से थे, फर्स्ट वाले थे। इसके साथ साथ बात करी जाए मुख्य तौर पर लॉर्ड महावीर की बात करी जाए, महावीर स्वामी की बात करी जाए तो ध्यान रखना ये सबसे अंतिम या 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, कौन से थे, 24 में तीर्थंकर हुआ करते थे। इनकी बात करें या तो ये 23 में हुआ करते थे। ठीक है, इन चीजों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधानों में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है। तो अगर इसमें प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना बेटा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी क्या किया गया है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को और रिव्यू करने की मदद करती है। तो ध्यान रखेंगे गूगल अर्थ। तुमने देखा होगा कि गूगल अर्थ को जब हम डाउनलोड करते हैं उससे अपना मैप देखते हैं तो हमारा जो मकान वगैरह होता है, स्ट्रीट्स होती हैं, उनका 3 डायमेंशन चित्र बन जाता है। और वही बात ये कौन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे क्या है इसका सही आंसर, तो गूगल अर्थ क्या होगा, इसका सही आंसर होगा या राइट आंसर रहेगा। बढ़े आगे, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है। फिर से दोबारा सुनो, एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो एम्पियर की अगर बात करी जाए तो एम्पियर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है विद्युत प्रवाह। क्या होता है, विद्युत प्रवाह, यानी विद्युत प्रवाह का क्या होता है, एम्पियर एसआई मात्रक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो B6 का दूसरा नाम होता है ये
यानी कि हम इसको कह सकते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोल सकते हैं? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, नागपुर में स्थित है या भोपाल में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कौन सा? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। और भोपाल की बात की जाए, भोपाल कहाँ पर है? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? हेनरी मोसेली ने की, पियरे क्यूरी ने की, सैंटियागो रोमेन ने की या लुइस अल्वारेज के द्वारा इसकी खोज की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, इसकी जो खोज की गई वो लुइस अल्वारेज के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? लुइस अल्वारेज के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 16 मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया? यानी सबसे कम योगदान देने वाला निम्न में से कौन सा जिला बना? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, श्रावस्ती। कौन सा? श्रावस्ती। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, कम साक्षरता दर वाला जिला, ये भी कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे श्रावस्ती है। ठीक है, कौन सा है? श्रावस्ती। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसके मध्य भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। यानी सभी मामलों में समझौता के लिए बात करी जाए तो दोनों के मामलों में समझौता करने की बात कही गई है। ध्यान रखना, वह है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ ही समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमास द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, देखो अगर इसकी बात करी जाए मुख्य तौर पर तो ध्यान रखेंगे द थ्री मैस्केटियर्स। ठीक है, मैस्केटियर्स जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अलेक्जेंडर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई? 14 अप्रैल को हुई, 14 जुलाई को हुई, 8 मार्च को हुई या फिर 27 तारीख को हुई थी? ठीक है, तो इसमें अगर बात करी जाए सही आंसर की तो ध्यान रखना, ये सही आंसर इसका 27 जुलाई। क्या है इसका सही आंसर? 27 जुलाई इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन रहे हैं? HL दत्तू रहे हैं, प्रफुल्ल चंद्र पंत रहे हैं, जयदीप गोविंद रहे हैं या पिनाकी चंद्र घोष रहे? तो ध्यान रखना, ये जो रहे HL दत्तू रहे। कौन रहे? HL दत्तू जो है इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, किसके अध्यक्ष रहे? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। किसके? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? तो HL दत्तू रहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के थार रेगिस्तान में कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखो कच्छ का रण की बात करी जाए तो कच्छ का रण जो स्थित है वह है गुजरात में। कौन से स्टेट में स्थित है? तो गुजरात में क्या स्थित है? कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण जो है वो कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। ठीक बात है, उसका उद्देश्य क्या था? यानी साइमन कमीशन आखिर आया क्यों था भारत में? क्या बात लेकर के, क्या प्रस्ताव लेकर के भारत में आया था? ये बात पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन,
सारे ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करो जरा एक बार। देखो पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवादों को हल करने के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव देने हेतु, असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु। मुख्य तौर पर बात करी जाए तो जो साइमन कमीशन भेजा गया वो इसलिए भेजा गया कि आखिरकार जो संविधान भारत वालों के द्वारा बनाया जाएगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से सारी चीजों को व्यवस्थित किया जाएगा। तो ऑप्शन इस हिसाब से हमारा सी क्या होगा, सही होगा, भारत सरकार की संरचना में सुधारों हेतु सुझाव करने के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस था? आई लव यू, ब्लास्टर, सेंसर, क्रीपर। तो ध्यान रखेंगे क्रीपर जो था वो क्या था, पहला कंप्यूटर वायरस हुआ करता था। क्या हुआ करता था? क्रीपर जो था वो पहला कंप्यूटर वायरस हुआ करता था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से कि पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? राजीव गांधी द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा? तो ध्यान रखना इसमें जो सही आंसर होगा अपना वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति, तो ध्यान रखेंगे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था? बराक ओबामा ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, व्लादिमीर पुतिन ने या स्कॉट मॉरिसन ने? तो ध्यान रखना है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? यानी प्रश्न ये पूछना जा रहा है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किसकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है या किन लोगों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। यानी जो लोग न्यूज से जुड़े होते हैं, पत्रकारिता से जुड़े होते हैं, उन लोगों के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? यानी कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म पूछने की बात करी गई है क्वेश्चन नंबर किसमें? 27 में। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सी क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्न में से कौन सा है? यानी कौन इनमें से जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करता है, किसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है? ठीक है, पहला है उत्तर प्रदेश केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। देखो इसके लिए करती है उत्तर प्रदेश सरकार। ये उत्तर प्रदेश में बात कर रहा है तो कौन इसके लिए नियुक्त करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए नियुक्त करती है या मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है। अगला प्रश्न है आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है या गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों के अंतर्गत ही क्या करता है? कार्य करता है। ध्यान रखना जितने भी आंतरिक सुरक्षा विभाग वाली एजेंसियां जो होती हैं वो सारी की सारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत करती हैं। किसके अंतर्गत करती हैं? गृह मंत्रालय के अंतर्गत करी जाती है। आंतरिक सुरक्षा विभाग भी इसके अंतर्गत ही कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्न में से कौन है? एच एल दत्तू हैं,
प्रफुल्ल चंद पंत हैं, जयदीप गोविंद है या ज्ञानेश्वर मनोहर मुले हैं। ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर है जयदीप गोविंद। कौन सा है? जयदीप गोविंद इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी किसने जो है भारत ने किया है जिसके साथ में, उसकी बात पूछना जा रहा है कि पीटीए किसके साथ में किया गया है। अफगानिस्तान के साथ में किया गया है, पाकिस्तान के साथ में किया गया है, तुर्की के साथ में किया गया है या क्रोएशिया के साथ में किया गया है। तो सही आंसर ध्यान रखेंगे बेटा, सही आंसर है अपना अफगानिस्तान। कौन सा है? अपना अफगानिस्तान। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा, अच्छा कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य था? डॉन ऑफ द वेदास, द ओरियन, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे द ओरियन। कौन सा? द ओरियन इनके द्वारा लिखी गई क्या है? रचना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? कौन से क्षेत्र में? हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में किसने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये हस्ताक्षर जो किए गए हैं वो किए गए हैं मालदीव के साथ में। कौन से देश के साथ में? मालदीव के साथ में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है या फिर यजुर्वेद में किया गया है? तो ध्यान रखेंगे इसका वर्णन किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन या सबसे ज्यादा पुराना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय हैं? यानी निकायों की संख्या पूछना चाह रहा है ये। ध्यान रखेंगे इसमें सही निकायों की बात करी जाए तो सही निकाय जो रहेंगे अपने वो रहेंगे 6। कितने रहेंगे? 6 निकाय जो होंगे वो क्या होंगे? सही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? यानी किस क्षेत्र की सीमा की वजह से विवाद चल रहा है? तो ध्यान रखना ये चल रहा है काला पानी। किसके लिए? काला पानी के विवाद के लिए ये व्यवस्था जो है चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, कौन सा? महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजना के संदर्भ में गलत है? गलत पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा जो है महिलाओं से संबंधित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं से ही संबंधित है, आयुष्मान भारत योजना, महिला ई हॉट या स्वधार गृह। देखो मुख्य तौर पर बात करी जाए इसमें जो गलत आंसर है वो हमारा आयुष्मान भारत योजना, यानी इससे संबंधित जो नहीं है वो आयुष्मान भारत योजना सही नहीं है। और यही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा इस योजना का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखना आयुष्मान भारत योजना नहीं है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक आप देखते रहिए UP 21 क्लासेस। धन्यवाद।